हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्रिक्स। अभी रिसेंट में ब्रिक्स का समिट हुआ है, तो इस वजह से आपके मेंस के लिए पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम ब्रिक्स को बहुत अच्छे से देखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के यूपीएससी सवाल पूछता है और जियोपॉलिटिकली भी ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं वाइडर एंगल से। अब देखिए ये जो मैप है, ये मैप से आपको ब्रिक्स का एक्सपेंशन समझ में आएगा। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो था, लेकिन अब एक्सपैंड किया गया है, यानी कि बाकी नेशंस को भी जोड़ा गया है। यहां पर अगर आप देखेंगे जो न्यू जॉइनर्स हैं, इनमें बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि यूएई जो है वो ऐड करा गया है, सऊदी अरेबिया जो है वो ऐड करा गया है, ईरान जो है वो ऐड करा गया है, इजिप्ट, इथियोपिया और साथ ही साथ यहाँ पे साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिल जाएगा। अर्जेंटीना जो है अभी के लिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो ऐड करने की बात हुए थे लेकिन वो विड्रॉ कर लिए हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे किस तरीके से यहाँ पे ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका तो इनिशियली से रहे हैं, ठीक है। तो जो नए जॉइनर्स हैं उनमें यहाँ पे आपको नाम ध्यान रखना है। तो ये आपको बेसिकली इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया, ये सारे वो नेशंस हैं जो रिसेंट में ऐड हुए, क्योंकि अर्जेंटीना जो है वो ऑफिशियली उन्होंने एडिशन नहीं करा है। जब से नए राष्ट्रपति चुन के आए हैं वो बोले कि हम भाई वो प्रो यूएस हैं, तो वो ऐसे किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो एंटी यूएस से हो। तो यहाँ पे रशिया भी है, चाइना भी है, तो इस वजह से वो विड्रॉ कर लिए हैं। तो ये आपको मेंबर कंट्रीज ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल हो सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर कंट्री इन ब्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ 7 जो है बेसिकली इसको ये काउंटर करने के लिए भी लाया गया है। ग्रुप ऑफ 7 मतलब G7 नेशंस, जहां पे कई बार हमने डिस्कस करा है यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान, ये सारे कंट्रीज जो हैं वो शामिल हैं, जिनमें हम बेसिक जो हमारा ट्रिक होता है हमेशा से याद रखने का, वो बार बार हमने डिस्कस किया है, दैट इज जूस GF, ठीक है। जापान, यूएस, यूके, इटली, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस। यहाँ पे G7 नेशंस जो एक डेवलप्ड कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप है, ठीक है। ये हर साल मीट करते हैं, कोई इसका हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। तो OECD वगैरह जो है वो यहीं से डेवलप होता है आगे चल करके। तो ये G7 को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इस ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो ना ही रशिया है, ना ही चाइना है, ना ही इंडिया है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं, और आज के समय में आप देखोगे तो रशिया जो है वो इकोनॉमिकली वो भी अच्छा कर रहा है, लेकिन चाइना और इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये टॉप 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। स्पेशली इंडिया की अगर हम बात कर ले, चाइना भी धीरे धीरे स्लो डाउन पे है, लेकिन चाइना ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि वो 18 to 19 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी इकोनॉमी की साइज है। वहीं हम भारत की बात कर लेते हैं तो वो 4 से 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये जो है वो हाईली इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, और इसीलिए इन्होंने मिलकर के खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ब्रिक्स के नाम से। अब चलिए हम थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बैकग्राउंड में समझने के लिए जो है ये सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो साल 2001 में जिम ओ नील करके इंसान है, और ये ब्रिक एक्रोनिम कॉइन किए थे, ठीक है। आगे चल करके धीरे धीरे हम 2009 में देखेंगे पहला जो समिट होता है रशिया में, और ये ब्रिक ही होता है तब, क्योंकि G7 से रशिया को निकाल दिया गया क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद में। तो वो G8 हुआ करता था, अब वो G7 बन गया, तो रशिया ने इनिशिएट करा। आगे चल करके 2010 में कहा गया कि भाई साउथ अफ्रीका को जो है वो ऐड करा जाएगा, और ऑफिशियली 2011 में जब चाइना में समिट हुआ तो वहां से साउथ अफ्रीका भी एडेड था, यानी कि ब्रिक्स बन गया ये, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और आगे चल करके फिर हमने देखा कि किस तरीके से ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ये सारे भी मेंबर कंट्रीज ऐड हुए हैं। और आगे चल करके यहाँ पे अलग अलग चीजों को लाया गया है। जैसे साल 2014 में अगर हम देखें तो जो ब्राजील में समिट होता है, यहाँ पे लाया जाता है फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। इसके तहत बेसिकली जैसे देखिए, अब ये बनाने का ऑब्जेक्टिव हम समझते हैं क्यों बनाया गया है। एक तो ये एंटी वेस्ट है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ये जो यूएस है कई बार प्रोटेक्शनिज्म की जो आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, या बेसिकली वो अपना हेजीमनी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उससे थोड़ा सा ये वे स्टेप अहेड है। किस तरीके से? जैसे वर्ल्ड बैंक की बात कर लें हम, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF,
या बेसिकली मोस्टली ये सारे जो है रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे डोमिनेशन वेस्टर्न कंट्रीज का ही है, स्पेशली वोटिंग शेयर ज्यादा यूएसए का है। इसलिए फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के तहत इन्होंने, ब्राजील में ये हुआ, इन्होंने क्रिएट किया न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर्स है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये बेसिकली लेंड करने का काम करेगा, जो भी मतलब एशिया पैसिफिक के रीजन में, इंडो पैसिफिक के रीजन में डेवलपमेंट वगैरह की बात, और यहाँ पे जो मतलब डोमिनेशन होगा वो हम कह सकते हैं कि एशियन कंट्रीज के ऊपर या ब्रिक्स नेशंस का एक कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये एक इन्होंने इनिशिएट करा, और इसी के साथ साथ में कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी लाया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी लाया जाता है। ये एक लिक्विडिटी क्राइसिस को मैनेज करने के लिए है शॉर्ट टर्म में, कि अगर किसी भी मेंबर कंट्री को मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को मैनेज करने के लिए है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। शॉर्ट टर्म के लिए ये मतलब आप कह सकते हो कि भाई कुशन, मतलब लिक्विडिटी सपोर्ट, मतलब लोन देने के लिए शॉर्ट टर्म में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो ये आप देख सकते हो कि इकोनॉमिकली ब्रिक्स इकोनॉमिकली कितना अच्छा काम कर रहा है, पॉलिटिकली एक्सपेंशन करके, ठीक है। एंटी वेस्ट की जो आइडियोलॉजी, जैसे वहां नेटो है, नेटो को जैसे वो बेसिकली, तो हम इसको कहीं ना कहीं ये जैसे इनका नेटो है, ठीक है, तो हम ब्रिक्स को बेसिकली हम एशियन नेटो भी कहते हैं, ब्रिक्स को हम एशियन नेटो भी कहते हैं, ठीक है। एससीओ को भी हम एशियन नेटो कहते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे एशिया के बियॉन्ड भी कंट्रीज हैं, तो हम कंप्लीटली इसीलिए ब्रिक्स को कंप्लीटली नहीं कह सकते हैं, लेकिन एससीओ जो है उसको हम इसीलिए कंप्लीटली एशियन नेटो कहते हैं। यहाँ एशियन नेटो के ऑब्जेक्टिव से हमारा ये नहीं है, यहाँ सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से नेटो का जो कलेक्टिव एफर्ट यहाँ पे भी यूएस या उनकी आइडियोलॉजी जो है वो ज्यादा रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे रशिया, इंडिया, चाइना जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी के एंगल से भी काम कर रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के एंगल से भी वो काम कर रहे हैं। वहां अलग से वो एससीओ में भी काम कर रहे हैं, जहाँ बेसिकली हम देखेंगे कि किस तरीके से वहां पे ताशकंद डिक्लेरेशन से मतलब उन चीजों को प्रमोट करा गया है, रैट्स को लाया गया है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियली हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली हम बात कर रहे हैं, इस तरीके से इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। जैसे मेंबर्स में तो यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया, ये सारे मेंबर्स ऐड हैं। फोर्टालेजा समिट से एनडीबी को लाया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक को, और कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट लाया गया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। आप ये नोट्स जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लें तो सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रिक्स भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंस में हम क्या दिखाएंगे। तो देखिए, हमारा जो मल्टी अलाइनमेंट पे फोकस है, अगर हम क्वाड में अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि भाई अग्रेशन ऑफ चाइना के खिलाफ बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक के रीजन में, जहां हम यूएसए के साथ हैं, तो वहीं हम कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कंट्री के हेजीमनी को चैलेंज करने के लिए हम यहाँ पे अपने रेस्पेक्टिव जो नेबर्स हैं, चाहे वो चाइना की हम बात कर लेते हैं या फिर हमारा जो इंडिया और रशिया का जो अलायंस हमेशा से रहा है, जो बायलैटरल रिलेशंस स्ट्रेंथन रहे हैं, उसको लेकर के हम यहाँ पे ब्रिक्स का हिस्सा हैं। तो इस तरीके से हम ये ब्रिक्स जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा वेस्ट की तरफ में टिल्टेड हैं, और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अभी भी नॉन अलाइंड हैं, हम यहाँ पे मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे खुद के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके, पहला है कि ये वॉइस है फॉर डेवलपिंग नेशंस, तो अगर टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाना है, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आवाज उठाना है, तो यहाँ पर एक कलेक्टिव वॉइस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे नेशंस जो है वो यूनिटी की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो रिफॉर्मिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड मॉनिटरी सिस्टम, जैसे हमने एनडीबी के केस से देखा है किस तरीके से वो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही है प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड कंसेंसस, जैसे डोकलाम स्टैंड ऑफ जो हुआ जहां, और लद्दाख में जो गलवान में स्टैंड ऑफ हुआ, इनको ब्रिक्स के ही माध्यम से एंगेज करा गया, रशिया ने हेल्प करा, ठीक है। तो ये हम दिखा सकते हैं कि जो बायलैटरल टेंशंस थे इंडिया और चाइना के बीच में, अलग अलग ये जो मतलब डोकलाम या फिर हम गलवान की बात कर लें, तो यहाँ पे ब्रिक्स के मदद से डायलॉग और कंसेंसस से इन चीजों को रिजॉल्व करा गया। साथ ही डिमांड करा जा रहा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जैसे कि यूएनएससी में भारत का जो परमानेंट मेंबरशिप की बात को, तो वहां पे भी जो बेसिकली बाकी जितने भी नेशंस हैं चाइना को छोड़ के, सारे के सारे कंट्रीज जो है वो सपोर्ट करते हैं भारत के परमानेंट मेंबरशिप को। डब्ल्यूटीओ को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहां फिर से हम देखेंगे इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको जो एक एडवांटेज मिल जाता है, तो उसके बारे में, और यहाँ पे डेवलपिंग भी है और
लीस्ट डेवलप्ड भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, जो बांग्लादेश है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। साथ ही साथ इंपोर्ट डिपेंडेंसी, तो 35% इंपोर्ट्स जो भारत का है वो ब्रिक्स नेशंस से ही है, बहुत ज्यादा तो चाइना से ही है, लेकिन इंपोर्ट डिपेंडेंसी ठीक है। साथ ही साथ एसडीजी के गोल्स को अचीव करना, तो ब्रिक्स का एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म जो एड्रेस करेगा हंगर इश्यूज को, एसडीजी गोल्स, नो हंगर भी है। बैलेंसिंग व्हील जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद यूएसए एंड रशिया चाइना एक्सिस, तो ये भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए एक एक करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए बड़े हेल्पफुल पॉइंट्स होंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं, अभी भी कौन कौन से चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहला है क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग चाइना सेंट्रिक ग्रुप, बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे डोमिनेंस चाइना का भी देखने को मिलता है, ठीक है, या डिस्पैरिटीज है ग्रुप के बीच में, जैसे कि यहाँ पे मिक्स है डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन रेजिम्स, भारत जैसी डेमोक्रेसी भी है और वहीं अथॉरिटेरियन भी हमें देखने को मिल जाएगा चाइना वगैरह के केस से अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की हम बात कर लें तो चाइना जो है वो यहाँ पे फेवर करता है पाकिस्तान को कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बने, लेकिन वही भारत जो है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वो स्ट्रांगली अपोज करता है, सीपेक को जो भारत के इंटीग्रल पार्ट से गुजर रहा है, तो उसका भी भारत जो है वो कड़े शब्दों में निंदा करता है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चाइना उसको नजरअंदाज करता है अपने एग्रेशन की वजह से, ठीक है। फिर है लो इंट्रा कंट्री ट्रेड, तो यहाँ पे मेंबर्स जो है वो ज्यादातर चाइना से ट्रेड करते हैं एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। तो इंट्रा कंट्री कम है, मतलब बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मतलब बाकी नेशंस के साथ में जो होना चाहिए था वो उस लेवल पे नहीं है, चाइना के साथ बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे चाइना और रशिया का भी जो बेसिकली एक रिलेशन स्ट्रेंथन हो रहा है, ये भी एक कंसर्न होगा भारत के लिए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ में बेसिकली ब्रिक्स समिट जो रिसेंट में हुआ कजान में, इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि जो रिसेंट ब्रिक्स समिट हुआ है ये रशिया के कजान में हुआ है और ये बहुत ही व्यापक लेवल पे इसको प्रमोट करा गया है, ठीक है, बहुत ग्रैंड वेलकम किया गया नरेंद्र मोदी जी का भी। और साथ ही साथ में बेसिकली रशिया और यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसको लेकर के मतलब पुतिन के ऊपर जिस तरीके से आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जिन्होंने ये कहा है कि भाई पुतिन को उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी करा गया है, ठीक है, द हेग नेदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर्स है, रोम स्टैट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो तब से मतलब यूएस जो है वो चाहता है कि वो मतलब प्रेशर बना सकता है और पुतिन जो है मतलब धीरे धीरे वो डिफेंड करेंगे खुद को इस तरीके से। और यहाँ पे बल्कि पुतिन जो है वो और उभर के आए हैं, रशियन इकोनॉमी भी अच्छा काम कर रही है। तो सबसे पहला तो ये है कि वो समिट एक क्लियर मैसेज देता है, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो रशिया के साथ आज भी जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से एक्सपेंशन हुआ है सक्सेसफुली वो यहाँ पे दिखाता है, जहां सारे लीडर्स जो है वो अटेंड करते हैं वो भी यहाँ पे दिखाता है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे। सेकेंड, नॉन वेस्टर्न स्टेट्स जो है वो एग्जिबिट करते हैं एक्यूमेन कि वो सक्सेसफुली रन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के राइवल भी माने जा रहे हैं। साथ ही साथ फाइनली लाइक इट और नॉट ब्रिक्स जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक बन चुका है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, बहुत लोगों का यहाँ पे फोकस होता है ब्रिक्स को लेकर के। साथ ही साथ में कजान समिट जो है वो पहला ऐसा मीटिंग है ब्रिक्स प्लस का जहां इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो अभी तक फॉर्मलाइज नहीं करा अपने मेंबरशिप को, लेकिन इसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा है इसके समिट में। तो ये एक विलिंगनेस दिखाता है। और एंट्री ऑफ दीज स्टेट्स जो है वो प्रोज और कॉन्स दोनों है। देखिए सऊदी जो है वो थोड़ा टिल्टेड है यूएस की तरफ, तो थोड़ा मतलब हो सकता है कि वो ऑफिशियली अभी वक्त ले। तो ये सारी बातें हैं। और कई सारे जो नए स्टेट्स हैं जैसे कि ईरान, यूएई, इन सब की जब हम बात कर लेते हैं तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग मतलब बेसिकली हम बात कर लेते हैं तो एनर्जी सिक्योरिटी को भी हैंडल करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और इस्लामिक स्टेट्स हैं वेस्ट एशिया और अफ्रीका के, तो नए मेंबर्स में ब्रिक्स इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाउड जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेन डील की भी बात करी गई है, ये भी आप लिख सकते हैं, ग्रेन डील इनिशिएटिव भी करा गया है, क्योंकि रशिया जो है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो चैलेंजेस क्या है एक्सपेंशन का, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए रशिया तो ये भी चाहता है लगातार, क्योंकि रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया गया है, जो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है, स्विफ्ट, इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रसेल्स बेल्जियम में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बेल्जियम में है। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल मतलब टेलीकम्युनिकेशन है कि मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, तो ये मैसेज पहुंचाने का काम करता है। रशिया को इससे यूएसए ने बैन कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। तो अब जब मान लो रशिया और इंडिया को व्यापार करना है वो डॉलर्स में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैंक्शंस भी लगे हुए हैं रशिया के ऊपर। तो इस वजह से बेसिकली नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट के मदद से वो तो हो रहा है कि चलो
लोकल करेंसी में, तो ये लोकल करेंसी को ही ग्लोबल लोकल करेंसी, जो ये ब्रिक्स कंट्रीज के लिए स्पेशली हो सके, वो लोकल करेंसी की भी बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोकल करेंसी जो है यहाँ पे उस चीज को प्रमोट करने की भी बात हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेसिकली चैलेंजेस क्या है? पहला कि जो डिसीजन मेकिंग होगा वो कम्बरसम हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा मेंबर्स हो जाएंगे, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है और वो चीजों को रोक सकता है। दूसरा, डी डॉलराइजेशन के खिलाफ रशिया जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम का फॉर इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, लेकिन अभी बहुत ज्यादा उसको लेकर के काम नहीं हो पा रहा है। और फाइनली पीएम मोदी प्रेजेंस एट कजान जो है वो न्यू दिल्ली का कमिटमेंट दिखाता है ब्रिक्स को लेकर के और रशिया को लेकर के। ब्रिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एंड फॉर स्ट्रैटेजिक मैनूवरिंग, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो रहा है और इस तरीके से आप देख सकते हैं तीनों ही लीडर्स जो हैं वो एक साथ आपको इस तस्वीर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुतिन जो है उन्होंने इंडिया और चाइना के जो बेसिकली बायलैटरल टेंशंस थे एलएसी को लेकर के, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के, 2020 के बाद से जो जॉइंट पेट्रोलिंग रुका हुआ था उसको लेकर के इंडिया और चाइना जो है वो चालू कर दिए हैं, ठीक है। देप्सांग प्लेन्स की हम बात कर लें, हम इसको इंडिया और चाइना के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक सक्सेसफुल बात है जहां इंडिया और चाइना के रिलेशंस शायद थोड़ा स्ट्रेंथन हो। तो ये रहा पूरा का पूरा ब्रिक्स का जो हमने एनालिसिस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और इसके बियॉन्ड भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।